हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न टैक्स ऑडिट क्लोज। मतलब आज टैक्स ऑडिट क्लोज के विद इन 15 मिनट्स अपन ट्राई करेंगे कि क्लोज नंबर अपने को रिटेन हो जाए। जितने भी अपने 44 क्लोजेज हैं, 44 क्लोजेज के अपने को नंबर रिटेन रहेंगे कि कोई सा केस स्टडी आती है तो केस स्टडी में अपना क्या है लिंक कर रहा है तो अपन क्लोज नंबर पे पहुंच जाएं, क्योंकि एक नंबर क्लोज नंबर लिखने के भी नंबर्स रहते हैं अपने इसमें टैक्स ऑडिट में, अपने प्रोफेशनल एथिक्स में एंड कारों में, इनमें क्लोज नंबर लिखने के मार्क्स रहते हैं। दैट्स वाई तो अपन इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसके बाद जैसे इस टेक्निक से अपन क्या करेंगे, क्लोज नंबर लर्न कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या काम रहेगा, जस्ट एक बार आप गो थ्रू कर लेना पूरे चैप्टर्स को। मतलब आपको सिर्फ रीडिंग देनी है। जैसे अपन ने पढ़ा एन फॉर नेम क्लोज हो गया, नेम क्लोज के अंदर रीडिंग दे देना कि नेम लिखना होता है। जो अपनी टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD रहता है उसके 44 क्लोज में किस में क्या रहता है वो एक रीडिंग मान लेना, बस हो जाएगा। इससे ज़्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं क्लोज नंबर 1 to 8। क्लोज नंबर 1 to 8 की बात करें तो इसमें कैसे है, तो इसमें सबसे पहले तो अपन देखते हैं नाप इज पा। ये जो नाप इज पा है ये वाला, तो इससे अपने कितने क्लोज याद हो जाएंगे, अपने क्लोज नंबर 1 to 8 अपने को याद हो जाएंगे इससे 1 to 8। कैसे? तो N4 तो हो गया नेम क्लोज, A4 एड्रेस का, P4 पेन नंबर ऑफ SSC, फिर आता है I4 नाप इज, I4 IDT रजिस्ट्रेशन, मतलब GST में अगर रजिस्ट्रेशन लेना है इफ़ रिक्वायर्ड तो वो वाला भी आ जाएगा। फिर S4 स्टेटस अपने को बताना होता है, इंडिविजुअल है फिर कौन सा HUF है या फिर फॉर्म है वो। फिर उसके बाद आता है पा मतलब P फॉर प्रीवियस ईयर, A फॉर असेसमेंट ईयर, A फॉर ऑडिट अंडर विच क्लोज ऑफ 44AB, मतलब 44AB के कौन से क्लोज के अंदर आपकी ऑडिट हो रही है। फिर 8A ये अपना न्यू इंसर्शन हुआ था 8A वाला। इसमें आया था कि 115BA BAB जो अपने होते हैं 115 की सीरीज जो नए ऑप्ट करते हैं अपन, तो उसके अंदर का है। तो जैसे लाइक 115BA में हो रहा है तो फॉर्म 10IB फाइल करना होता है, BAA में हो रहा है तो IC होता है, और BAB में हो रहा है तो ID होता है। तो ये 8A के अंदर हो गया। तो इससे अपने कितने याद हो गए, नाप इज पा। इससे अपने को 8 क्लोज लर्न हो चुके हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आगे कैसे है, तो सबसे पहले अब आगे का लर्न करने के लिए 9 to 15 अपन याद करेंगे इससे। ठीक है, 9 to 15 में कैसे याद करेंगे, PNB। अब इसमें क्या हुआ था, PNB में जब घोटाला हुआ था, तो पीएनबी में जब घोटाला हुआ तो पीएम ने क्या किया, जो उसका क्लोजिंग स्टॉक था उसको कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया था। तो कैसे, पीएम क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल एसेट कन्वर्ट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, सबसे पहले पी फॉर पार्टनर और PSR ऑफ फर्म और एम्प्लॉय, फर्म और AOP। फर्म या AOP है तो उसमें पार्टनर कौन कौन है या फिर PSR उनका क्या है। अगर उसमें ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है तो भी अपने को क्लोज नंबर 9 में आके बताना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एन में क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस और प्रोफेशन का क्या नेचर है। अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने नेचर में भी कोई चेंज किया तो अपने को इस क्लोज में रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ये हो गया अपना PN। फिर आता है बी होता है बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर 44AA प्रिस्क्राइब करता है अपने को कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है, तो वो अपने को बनानी होती है। उसके साथ साथ लिस्ट आपको देनी होती है कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो। एड्रेस भी बताना होता है किधर आप मेंटेन कर रहे हो, आपका मतलब क्या बोलते हैं हेड ऑफिस में मेंटेन हो रही है, ब्रांच में मेंटेन हो रही है, लोकेशन सब आपको इसमें बतानी होती है क्लोज नंबर 11 में। तो ये हो गया अपना PNB। उसके बाद आता है PM मतलब P फॉर प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम जो होती है अपनी। अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम अगर आपने ले रखी है, ठीक है, तो उसके जो PNL में प्रॉफिट जा रहा है तो इंडिकेट करो अमाउंट अगर PNL में गेन असेसेबल ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। मतलब PNL में तो जैसे सपोज करते हैं आपके दो बिजनेस है, एक आप प्रिजम्पटिव से चला रहे हो एक नॉर्मल से चला रहे हो, तो PNL में तो आपके दोनों का जा रहा होगा, तो आपको क्लोज नंबर 12 की रिक्वायरमेंट होती है। आपका प्रिजम्पटिव का प्रॉफिट जो PL रहता है वो अलग से इंडिकेट करना होता है इस पर्टिकुलर क्लोज नंबर 12 में आके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्लोज आता है अपना PNB PM मतलब M फॉर मेथड ऑफ अकाउंटिंग। आप कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ है या फिर कोई एडजस्टमेंट हुआ है ICDS के थ्रू, ICDS अपने टैक्स में लगते हैं तो वो उनके थ्रू अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो अपन इसमें इंडिकेट करते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग में। तो PNB PM। उसके बाद क्या था, क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक 40 नंबर का क्लोज कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप किस बेसिस पे कर रहे हो और उसमें अगर कोई डेविएशन आया है तो ड्यूरिंग द ईयर वो आप इस क्लोज में आके पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, उसके बाद आता है पीएनबी पीएम क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल एसेट क्या हुआ था, कन्वर्ट हुआ था स्टॉक इन ट्रेड में। तो इसमें डिस्क्रिप्शन बता दो आपने कब उसको, डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट एट द रेट जिसमें आपने उसको कन्वर्ट किया, ये सारी चीज़ें ये टेबलर फॉर्म में होता है जो अपने को बतानी होती है। तो ये हो गया कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो ये अपने 15 अपन याद कर चुके हैं ऐसे। तो स्टार्टिंग 8 क्लोज कैसे याद करते हैं, नाप इज पा, उसके बाद पीएनबी पीएम क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो ये अपने इतने याद हो चुके हैं। उसके बाद कैसे याद करना है, तो उसके बाद अपन लर्न करते हैं। तो सबसे पहले क्लोज नंबर 16 to 20 याद करते हैं। मतलब अपन ग्रुपिंग में क्या चल रहा है, 1 to 8 की एक ग्रुपिंग, 9 to 15 की एक ग्रुपिंग और 16 to 20 की अब एक ग्रुपिंग चलाते हैं। 16 to 20 की ग्रुपिंग के लिए अपन कैसे याद करेंगे, तो पल्डा ऑफ एम्प्लॉई, PLDA ऑफ एम्प्लॉई ऐसे याद रखना है, पल्डा ऑफ एम्प्लॉई। पल्डा ऑफ एम्प्लॉई 4 और 5 हो गए। तो सबसे पहले पी, पल्डा का पी क्या कहता है, PNL में अमाउंट नॉट क्रिएटेड। मतलब इसमें आता है अपने जो अमाउंट PNL में क्रेडिट नहीं हुआ, लाइक अपनी रिफंड ड्यूटी आती है, सेक्शन 28 कहता है, सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स, या फिर एस्केलेशन क्लेम कोई आया, ड्रॉबैक आई, तो इनको अपन PNL में नहीं क्रेडिट करते, तो उसकी रिपोर्टिंग अपने को क्लोज नंबर 16 में करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है PL। L4 हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग या फिर दोनों आपने ट्रांसफर करी है एट द रेट लेस देन वैल्यू अडोप्टेड। आपकी जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू थी मार्केट में उससे लेस देन वैल्यू पे आपने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करी है, तो वो इस वाले क्लोज में रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद क्या आता है डी फॉर डेप्रिसिएशन अलाउएबल। तो डी फॉर अपना डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपके असेट्स पे पीपी वगैरह जिन पे भी अलोकेट हुआ होगा तो वो इसमें अपने को रिपोर्टिंग करनी होती है कितना डेप्रिसिएशन है। उसके बाद आता है ए फॉर क्या होता है, अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32, 33, 35। ये जो 33, 32, 33, 35 इसमें आते हैं अपने एडिशनल जो डिडक्शन वगैरह मिलते हैं, तो वो वाली चीज़ आती है। तो उसमें कौन कौन से अमाउंट एडमिसिबल हुए हैं, तो ये तो 32, 33, 35 सीरीज मैंने यहाँ लिख रखा है, बट इसके अंदर का आपको एक बार है ना गो थ्रू कर लेना क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, बस रीड ले लेना, इतना ही है इसमें। उसके बाद आता है पल्डा ऑफ एम्प्लॉई। अब इसमें क्या आता है, एम्प्लॉई आपने पे या रिसीव किया है टू या फ्रॉम एम्प्लॉई ड्यूरिंग द ईयर, आपने या तो दिया है या लिया है किससे, एम्प्लॉई से, तो अपने को किस क्लोज में रिपोर्टिंग करनी होती है, क्लोज नंबर 20 में। ठीक है, पे में अपन बात करें, पे क्या क्या कर सकते हो आप, बोनस दिया होगा, कमीशन दिया होगा, सेम एज ऑल्सो डिविडेंड या फिर प्रॉफिट। जैसे आपने बोनस या कमीशन दिया, बोनस या कमीशन इन दी नेम ऑफ, आपने ना डिविडेंड या प्रॉफिट भी दिया तो भी अपने को इसमें रिपोर्टिंग करनी होती है। रिसीव क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय, लाइक पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, ESI वगैरह जो भी होते हैं उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आया तो वो भी अपने को क्लोज 20 की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसमें बताओ। ठीक है, उसमें उसके बाद अपन अलग स्टोरी बनाते हैं। कैसे, सबसे पहले आता है 21, क्लोज नंबर 21। तो 21 में देखो 21 की एज जब आपके आती है तब आपके क्या होता है, हर एक्सपेंस की रिपोर्टिंग आपको देनी होती है कि कौन सा आप 21 की एज में आके आप है ना एक्सपेंस खूब सारे करते हो, तो आपके कुछ ऐसे होते हैं कि आपको डिसअलाउ कर दिए जाते हैं, तो वो वाली चीज़ इसमें आती है कि जो भी PNL में डेबिट हुए हैं उसका नेचर और कैपिटल या रेवेन्यू वो इसमें बताना होता है। जो भी एक्सपेंस डेबिट किए डिसअलाउ या इनएडमिसिबल हो गए वो अपने को इसमें रिपोर्टिंग करनी होती है। ये वाला ये मेजर क्लोज है, क्लोज नंबर 21। इसके अंदर के पॉइंट्स अराउंड 3 to 4 पेज में उन्होंने कर रखे, तो उसकी रीडिंग ले लेना, आपको पता चल जाएगा अच्छे। अपने को बस यही है कि एक्सपेंस दिखे आपको, एक्सपेंस PNL में डेबिट हुआ है तो मेजर अपना सीधा फोकस आ जाना चाहिए क्लोज नंबर 21 पे चलेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद 22 पे चलते हैं। 22 को कैसे, 22 है 2 और 2 है आ रहा है, 2 और 2 से MSME ये थोड़ा ऐसे ही नॉर्मल है, 22 से MSME। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद अपन लर्न कैसे करेंगे, जैसे 23 में क्या है कि 23, 24, 25, 26 ये अपन नॉर्मल याद करेंगे, इनको नॉर्मल याद करने की कोशिश करते हैं कि 23 में स्पेसिफाइड पर्सन, सपोज वी बोथ आर स्पेसिफाइड पर्सन, 23 लाइक बर्थडे डेट है मेरी, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लर्न किया था कि वी बोथ आर स्पेसिफाइड पर्सन जिसके साथ है, तो स्पेसिफाइड पर्सन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो 23 के अंदर कवर होते हैं, लाइक 48 2B वाला जो सेक्शन लगता है इनकम टैक्स का वो कवर हो गया।
उसके बाद आता है 24 में जो 24 में 25 में 41, 26 में 43 भी, ये 3-4 क्लोज ऐसे हैं कि आपको नॉर्मल एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। कैसे कि इनको सिंपल इसकी कोई स्टोरी में नहीं आ रही है, 4-5 क्लोज ऐसे हैं जो स्टोरी में कवर नहीं होंगे, ये आपको नॉर्मल देखने पड़ेंगे। कैसे 23 में तो स्पेसिफाइड पर्सन क्या आएगा, 24 में 25 करोड़ की फुल लिमिट होती है इन्वेस्टमेंट, आपको प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना होगा। फिर आपको क्या मिलता है, उससे क्या होता है कि डिडक्शन मिल जाता है @ 15% अंडर सेक्शन 32AC फॉर कंपनी एंगेज इन, अगर कंपनी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में एंगेज है तो आपको 15% डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 32AC, अगर आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो इसकी 25 करोड़ वाली लिमिट है। पहले ये 100 करोड़ की लिमिट हुआ करती थी, उसके बाद अमेंडमेंट आने के बाद ये 25 करोड़ की लिमिट हो गई है। तो इसमें क्या होता है, आपने 8 साल का पीरियड दिया जाता है, 8 साल के अंदर आप क्या कर दिया, अगर 8 साल के पहले आपने इसको ट्रांसफर कर दिया तो डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन, तो ये वाली वो आती है डीम टू बी प्रॉफिट एंड गेन अंडर सेक्शन 32AC AD 32AD 33AB 33AB, इन सेक्शन के अंदर एक लिमिट दी गई है कि इससे पहले आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो हो गया। उसके बाद आता है 25 में आता है 41 वाले प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 वाले, साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट टाइम से पहले अगर आप कर देते हो तो सेक्शन 41 की रिक्वायरमेंट रहती है कि आप उसको प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स करो, अपनी इनकम मान लो। फिर 43B, 26 में क्या होता है 43B में क्या आता है कि कोई प्री एक्सिस्टेड आपकी लाइबिलिटी ड्यू चलती आ रही थी, इस ईयर में आपने या तो पे कर दी या नोट पे करी, तो अपने को इसमें रिपोर्टिंग होगी। इस ईयर की कोई लाइबिलिटी आपकी इनकर्ड हुई दिस ईयर, आपने उसको पे कर दिया तो भी इसमें बताओ, अगर पे नहीं किया मतलब लाइबिलिटी ड्यू चल रही है इस साल की भी, तो भी आप इसमें बताओ। तो ये अपना हो गया इनकर्ड दिस ईयर, पेड या फिर नोट पेड। ठीक है, उसके बाद आता है 27 में अपना आता है 27 में क्रेडिट। 27 में कौन सा क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट हो गया, जीएसटी क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट और जीएसटी क्रेडिट। इसमें कैसे याद करो, सैनवेट या जीएसटी क्रेडिट की बात हो तो 27 में आना है। सैनवेट अपना पुराना हो चुका है तो प्रायर पीरियड आइटम भी इसी के अंदर कवर होते हैं, प्रायर पीरियड आइटम भी इसमें क्या कवर होते हैं। तो सैनवेट क्रेडिट या जीएसटी क्रेडिट आपने जितना भी अवेल किया, यूटिलाइज किया, और प्रायर पीरियड आइटम जो भी थे तो वो सारे अपने इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये अपना हो गया 27 क्लोज, ऐसे करके अपन याद कर लिए। स्टार्टिंग के 8 कैसे याद कर रहे थे, नापिज पा, उसके बाद पीएनबी पीएम क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद अपन 15 तक हो चुके थे। उसके बाद 16 to 20 अपन ने कैसे याद करते हैं, पल्डा ऑफ एम्प्लॉय, पीएलडीए ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद 21 की एज में आके अपन ने एक्सपेंस देखा, 22 202 एमएसएमई, 23 वी बोथ आर स्पेसिफाइड पर्सन हो गया था। फिर 24 में 25 करोड़ वाली लिमिट थी, 32AC वाली। फिर 25 में सेक्शन 41 देख लिया था, 26 में अपन ने सेक्शन 43B वाले देखे थे, प्रॉफिट चार्जेबल वो प्री एक्सिस्टेड लाइबिलिटी। उसके बाद 27 हो गया था ना, फिर 27 में सैनवेट क्रेडिट या जीएसटी क्रेडिट देखते हैं, और सैनवेट पुराना है तो प्रायर पीरियड आइटम भी उसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए लर्न कितने 27 क्लोज। उसके बाद अपन एक स्टोरी बनाते हैं। 21 में स्टोरी कैसे बनेगी, सपोज करो मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसका बर्थडे आता है 28 को उसका बर्थडे आता है। ठीक है, 28 को उसका बर्थडे आता है, तो 28 को क्या हुआ, उसको बर्थडे पे शेयर्स मिले। शेयर्स कैसे मिले, रिसीव किए उसने शेयर, किसी से भी रिसीव किए शेयर्स कंपनी के। कंपनी कौन सी होनी चाहिए, जो लिस्टेड होगी उसी के तो शेयर रिसीव हुए होंगे, तो लिस्टेड कंपनी के शेयर हुए जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट है। विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपने फुल कंसिडरेशन दिया तो आपको 28 में कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपने विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से उसको रिसीव हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे था, बर्थडे पे फ्रेंड्स वगैरह ने उसको शेयर्स गिफ्ट कर दिए कंपनी के, विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब अगली डेट आई 29 को, क्या किया उसने, वो शेयर बेच दिए। अब फ्रेंड्स लोगों से मिल रहे थे, बर्थडे का उसका सीजन चल रहा था, तो उसने क्या किया, शेयर्स बेच दिए, और उसके दोस्तों ने एफएमवी जो चल रही थी ना, उससे भी एक्सीड एफएमवी पे, मतलब उससे भी ज़्यादा एफएमवी पे उसने खरीद लिए। मतलब उसने शेयर बेचे, एफएमवी से ज़्यादा पे बेचे, उसके पास पैसा आया, और उसने क्या क्या किया, उसने 29A 29B ए बी में इसमें जो अपना होता है iOS के होते हैं, उसने 5629 और 5610 इसमें भी iOS इनकम करने जनरेट, क्योंकि जस्ट बर्थडे गया था तो उसके मतलब उसके बाद जो भी हुआ था, उसने गिफ्ट वगैरह मिले थे, तो उसने 5629 और 5610 सब में iOS इनकम कमाने की कोशिश करी, शेयर बेच दिए एफएमवी जो भी चल रही थी उससे ज़्यादा पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 30 को अब देखें तो उसके पास पैसा तो खूब सारा हो चुका है, क्योंकि उसने iOS में भी कमाया और वो शेयर्स बेचे @ एक्सिड एफएमवी पे।
तो अब उसके पास कैश तो बहुत हो चुका है, कैश बहुत हो गया, तो अब उसने क्या किया, हुंडी अमाउंट का एक पेमेंट होता है, हुंडी का एक पेमेंट किया जाता है, वो उस हुंडी का उसने रीपे कर दिया विद इंटरेस्ट रीपे किया अदर देन अकाउंट पे से कर दिया तो नो रिपोर्टिंग। अगर अदर देन अकाउंट पे किया मतलब कैश वगैरह में करा है तो अपनी रिपोर्टिंग होती है क्लोज नंबर 30 में। अब कैश था बहुत तो उसने हुंडी का रीपे कर दिया अदर देन अकाउंटिंग पे ही। और फिर क्या किया, ट्रांसफर प्राइसिंग में लगी, अपने को वो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए ट्रांसफर प्राइस में लग गई। ठीक है, देखने लगी कि इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिटेशन जो अपना 94B वाला आता है, ये अपना 94B वाला है इंटरनेशनल टैक्सेशन में आप देखोगे तो उसमें कवर होता है ये वाला। तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है 30% वाली जो लिमिट है वो। तो मतलब ये 30 की डेट पे आके कैश बहुत हो जाता है तो वो हुंडी के पेमेंट करने लग जाती है और ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह में लग जाती है अपने पैसों को ब्लैक को वाइट करने में। ठीक है, फिर भी है ना उसका ब्लैक वाइट नहीं होता है तो वो क्या करती है कि लोन ले लेती है ब्लैक को वाइट करने के लिए। तो ईच लोन या डिपॉजिट जो एक्सीड करते हैं लिमिट इन 269 SS 269 ST 269 T, ये आप ज़्यादा आप DT में आप लर्न करोगे। 269 SS इसमें होता है ट्रांजेक्शन आपकी लिमिट दी हुई है कि इससे ज़्यादा का आप 20,000 की लिमिट है। 269 ST में आपके 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होंगे तो वो चीज़ आती है, अदर देन अकाउंट पे वगैरह करते हैं तो वो वाली चीज़ इसमें कवर होती है। तो उसकी रिपोर्टिंग अपने क्लोज नंबर 31 में होती है लोन से रिलेटेड, लोन या डिपॉजिट अगर एक्सीड कर जाते हैं इनकी लिमिट से। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 31 हो गया कि लोन लेके करा। फिर उसको क्या हो गया, ये इतने काम कर रहे तो उसको हो गया लॉस। 32 में आके उसको हो गया लॉस। 28 में उसको बर्थडे पे शेयर्स मिले, 29 पे उसने वो बर्थडे के शेयर @exceed FM भी बेचे। IUS में 5629 और 5610 में IUS में कमाने की कोशिश की। फिर आया 30 पे उसने क्या किया, हुंडी का पेमेंट कर दिया विद इंटरेस्ट करा और वो भी है ना कैश में कर दिया, मतलब अदर देन अकाउंट पे चेक कर दिया। फिर भी वो नहीं मानी तो उसने क्या किया, लोन ले लिया ब्लैक को वाइट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद 32 में हो गया, अब इतने सारे काम करोगे संभलेगा तो है नहीं कुछ इतना तो उसको हो गया 32 में आके लॉस। तो 32 वाला हो गया अपना लॉस का, लॉस से रिलेटेड आपको चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हो चाहे ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन हो, सारे लॉस यहीं कवर है, चाहे स्पेक्यूलेटिव लॉस हो चाहे स्पेसिफाइड लॉस हो, सारे लॉस अपने को 32 लॉस से रिलेटेड आए। अगर क्वेश्चन में आता है केस स्टडी में तो 32 क्लोज पे आप सीधा आ जाना। ठीक है, उसके बाद 33, अब इतना लॉस हो गया तो अपने इनकम टैक्स में तो डिडक्शन मिलता ही है लॉस का, तो वो चली डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेने, और यहाँ भी जहाँ भी मिले जहाँ भी डिडक्शन मिल सकता था उसने ट्राई किया डिडक्शन मिल जाए, कि अंडर चैप्टर 6 से मिल जाए या फिर 10A 10AA वाले हैं उसमें मिल जाए, SEZ वाले जो हैं उसमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद 34 और 35 ये आप नॉर्मल देखेंगे कि 34 TDS TCS का हो गया। TCS और TDS के रिगार्डिंग जो भी आता है SSC रिक्वायर्ड था कलेक्ट करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए टैक्स। और 35 में क्लोजिंग स्टॉक। अब जैसे इसमें देखते हैं 35 में क्लोजिंग स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करना होता है। 35 ये कहता है चाहे आप ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर हो या फिर ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा 35 में। अगर आपको याद होगा तो अपन ने जब क्या बोलते हैं ना पा उसके बाद PNB करा था तो 9, 10, 11th में भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है, यहाँ पे भी बुक्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का रजिस्टर होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का रजिस्टर का अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आता है तो आपके 35 क्लोज नंबर 35 एंड 11 दोनों हिट करते हैं। यही एक एक्सेप्शन है 44 टैक्स ऑडिट के 44 क्लोज में, जहाँ रिपीटेशन होता है कि 35 भी लग रहा है 11 भी लग रहा है। सिर्फ एक यही केस आता है क्लोजिंग स्टॉक का अगर रजिस्टर मेंटेन, क्योंकि 44AB भी तो 44AA जो है जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिस्क्राइब करता है तो वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है ना कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का रजिस्टर मेंटेन करना है। दैट्स वाई ये एक ही एक्सेप्शन है जिसमें 2 हो रहे हैं, अदरवाइज सबका इंडिविजुअल सेक्शन इसमें क्लोज चलता है। ठीक है, तो इसमें सबका इंडिविजुअल चलता है। तो ये अपने हो गए 35 हो चुके हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। तो 34 अपना TDS TCS का हो गया। ठीक है, और 35 अपना हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। 36 डिविडेंड से रिलेटेड कोई सा भी आता है तो 36 में चले जाना। 36 का ध्यान रखना, 36 नहीं है वो ओमिट हो चुका है, 36A है अपने सिलेबस में। कौन सा 36A। ठीक है, उसके बाद 37 to 39 कैसे, 37 to 39 सारे अपने किसके आते हैं, ऑडिट से रिलेटेड आते हैं। ऑडिट से रिलेटेड सबसे पहले कोस्ट ऑडिट, उसके बाद सेंट्रल एक्साइज एक्ट के अंदर कोई ऑडिट हुई है, और या फिर सेक्शन 72A ऑफ द फाइनेंस एक्ट ऑडिट। नॉर्मल है, देख लेना, इससे मोस्टली क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 37 to 39 अपना ऑडिट का हो गया कि कोस्ट ऑडिट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट ऑडिट, 72A में फाइनेंस एक्ट की जो ऑडिट होती है। उसके बाद बचे अपने 40 से 44 तक। 40 में अपने कंपेरेटिव बनता है, ये आप 2-3 बार देखोगे तो अब वाली 2-3 बार देखोगे तो आपका ये यहाँ से भी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है
40 में कंपेरेटिव आता है कि आपको कंपेरेटिव बनाना होता है प्रीवियस ईयर के साथ, आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेटिव बनते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करी जाती है इसमें कि टर्नओवर या फिर जीपी एनपी प्रीवियस ईयर का क्या था और उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का क्या था, वो अपने को 40 में रिपोर्टिंग करनी होती है। 41 की बात करें तो 41 में डिमांड रेज या फिर रिफंड कोई इशू हुआ है तो वो 41 में रिपोर्टिंग करनी होती है। 42 अपने एसएफटी वाला मतलब जो अपने एसएफटी ट्रांजेक्शन होते हैं 2 लाख से ज़्यादा मतलब कैश में कर देते हैं वो वाले, तो अपने को फर्निश करना होता है स्टेटमेंट फॉर्म 61, 61A, 61B इसमें। फिर 43 में आता है कि आपकी एसएससी या पेरेंट एंटिटी अल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इनको रिक्वायर टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 286(2) मतलब ये जो सीबीसीआर वाला होता है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला आपका 43 में कवर होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन आए आपको याद होगा 28 में उसने कमाया था 29, 30 में जाके उसने ट्रांसफर प्राइसिंग इज डिफरेंट और उसमें जो इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है वो इज डिफरेंट। यहाँ पे सीबीसीआर की बात है 43, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना। उसके बाद लास्ट 44 अपनी गर्लफ्रेंड से करो ब्रेकअप, टैक्स ऑडिट से भी कर लो ब्रेकअप। चलो ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंस ऑफ एंटिटी रजिस्ट्रेशन, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे नोट रजिस्टर्ड हो अंडर जीएसटी, आपको टोटल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप करना पड़ेगा। और यहाँ अपने क्या होते हैं सारे क्लोजेज डन एंड डस्टेड, अपने जितने भी क्लोजेज थे सारे अपन यहाँ लर्न कर चुके हैं। एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं 2 मिनट्स में अपन एक बार मेमोरी टेक्निक से सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्टार्टिंग का था 1 to 8 NAP इज पा, नाप इज पा। उसके बाद 9 to 15 अपन ने कैसे लर्न किया था PNB PM क्लोजिंग स्टॉक कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड, तो इससे अपने को कितने याद हो चुके हैं 15। उसके बाद क्या था 16 to 20 पलडा ऑफ एम्प्लॉय PLDA ऑफ एम्प्लॉय, 21 एक्सपेंस वाला हो गया, 22 202 MSME, 23 वी बोथ आर स्पेसिफाइड पर्सन, तो स्पेसिफाइड पर्सन के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं रिलेटिव वगैरह जो भी आते हैं सारे इसमें कवर हो जाएंगे। उसके बाद आता है 23 हो गया 24 में 25 करोड़ वाली जो लिमिट है आपको डिडक्शन मिलता है @ 15%, 32 AC वाला हो गया। उसके बाद आता है 25 में हो गया अपना 41 सेक्शन 41 में डीम्ड इनकम, 26 में 43B, 27 में अपना सैनवेट क्रेडिट या जीएसटी क्रेडिट वाला हो गया एंड 28 में अपन 27 में हो गया। 28 में उसका बर्थडे था तो उसको शेयर्स गिफ्ट में मिले विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में। उसके बाद आता है अपना 29 में उसने उनको बेचा @exceed FMV और 56 to 9 और 56 to 10 में IUS लिया। फिर 30 में ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह और उसके इंटरेस्ट डिडक्शन वगैरह 30 में कवर हो गए। फिर आता है 31 में उसने लोन वगैरह लेके उसको ब्लैक को वाइट करने की कोशिश करी। 32 में उसको हो गया लॉस, 32 में उसको हो गया क्या लॉस। तो उसके बाद 33 में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से या फिर किसी में भी लेने की कोशिश करी। 34 अपना आ जाएगा TDS TCS वाला। फिर आता है 34A है, 34A अपना डिविडेंड का होगा। 35 अपना क्लोजिंग स्टॉक का हो जाएगा। फिर 36, 37, 38 ये तीनों अपने ऑडिट के हो गए। ऑडिट के हो गए सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट, सेंट्रल एक्साइज की ऑडिट एंड 72 ऑफ द फाइनेंस एक्ट ऑडिट। उसके बाद आता है 40 में कंपेरेटिव बना लो। फिर 41, 42, 43, 44 4 बचे। 41 डिमांड रेज या रिफंड कोई इशू है, 42 SFT वाला आ जाएगा, 43 CBCR जो रिपोर्ट होती है वो, 44 ब्रेकअप सारे जितने भी एक्सपेंडिचर हो वेदर यू आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी, आपको सारे एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप देना होता है। यहाँ पे अपने सारे 44 क्लोजेज कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा अंदर का एक बार बस गो थ्रू कर लेना, पॉइंट्स नॉर्मल गो थ्रू करना होता है कि अपने क्लोज नंबर ऐसे लर्न हो चुके हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।